वेलकम स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक कोवलेंट बॉन्ड। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड। आप सभी को पता है कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड एक तरह की अट्रैक्शन है जो कि दो एटम को बांध के रखता है। गेट इट। लास्ट टाइम वी हैव डन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो दो एटम के बीच में बनता है। और कब बनता है? जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। बट अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो तब बनेगा जब दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट कोवलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज formed by sharing of electrons. Let's have a look at the examples. First of all, I will talk about formation of hydrogen molecule. आप सभी को पता है कि जो मॉलिक्यूल होता है उसमें कम से कम कितने एटम होते हैं? दो एटम होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हाइड्रोजन आई हैव टेकन हेयर, दिस इज द सेकेंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ मैंने एक डॉट दिखाया है। डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन भी कौन से? जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। और अगर मैं इसका एटम का स्ट्रक्चर बनाऊं तो एक न्यूक्लियस है मेरे पास और फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप सभी को पता है कि इस वर्ल्ड का हर एक एटम स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8, ठीक है। बट जो हाइड्रोजन है उसके केस में अगर हाइड्रोजन को आप स्टेबल कराना चाहते हो तो उसके वैलेंस शेल में केवल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? जस्ट 2। गेट इट। तो यहां पर मैंने दो हाइड्रोजन लिए हैं, दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन है, ओके। अगर ये दो हाइड्रोजन एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर करें, क्या करेंगे? शेयर, ठीक है। जब ये दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो इनके बीच में क्या बन जाएगा? एक कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बन जाएगा बच्चों? कोवलेंट बॉन्ड, ओके। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ CH4 मॉलिक्यूल की। CH4 को हम क्या बोलते हैं? मीथेन। गेट इट। सो सबसे पहले तो हम बात करेंगे बच्चों कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर बताइए कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। अगर इसके वैलेंस शेल की बात करूं तो पहले शेल में तो है 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उतनी ही डॉट्स लगा देते हैं एटम के बाहर। यहां पर मैंने कार्बन के अराउंड कितनी डॉट्स लगाई हैं? 4 डॉट्स, ठीक है। और कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 4 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। गेट इट। अब बच्चों एक बार ध्यान से सुनेंगे, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन को स्टेबल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 और चाहिए, ताकि टोटल कितने हो जाएं? 8 हो जाएं। अब यहां पर देखिए मैंने क्या किया है, सेंटर में मैंने कार्बन को रखा है, ठीक है। कार्बन के अराउंड मैंने 1 इलेक्ट्रॉन रखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट में अगर बात करूं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन को कार्बन के चारों तरफ इस तरीके से रखा गया है कि जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके? शेयर कर सके। अगर आप ध्यान से देखें, जब कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी शेयर कर लेता है तो उसके वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बन जाते हैं? 8। और कार्बन क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, आप हाइड्रोजन को अगर ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने पर, कार्बन के इलेक्ट्रॉन शेयर करने पर हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब डुप्लेट। देखिए जैसे 8 इलेक्ट्रॉन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ना ऑक्टेट, वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डुप्लेट। तो यही जब कोवलेंट बॉन्ड बना तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। और हमारा मॉलिक्यूल क्या हो गया? स्टेबल हो गया। नेक्स्ट आई एम हैविंग अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक है। अमोनिया का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? इन केस ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? टेल मी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। एंड इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट शेल, नेक्स्ट में कितने होंगे? 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन के केस में? वी आर हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स। गेट इट। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? जस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन रिक्वायर स्टेबल होने के लिए। तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन लिए हमने? अमोनिया में 3। ये बताओ अमोनिया में 4 क्यों नहीं लिए भाई? बताइए। क्योंकि नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? जस्ट 3। ये 4 से क्यों करेगा कंबाइन? भाई जब इसकी नीड कंप्लीट हो गई, स्टेबल हो गई, 4 इलेक्ट्रॉन से क्यों जुड़ेगा? ये 4 हाइड्रोजन से क्यों जुड़ेगा?
ठीक है, तो देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4 5, 5 तो नाइट्रोजन के थे। अब कितने हाइड्रोजन लिए हमने? 3। ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है? इस हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो अगर हमारा नाइट्रोजन जिसके पास अपने 5 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर वो हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। और वो क्या हो जाएगा बच्चों? स्टेबल हो जाएगा। अपना जो अमोनिया मॉलिक्यूल है वो क्या बन जाएगा? स्टेबल। गेट इट? अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इट्स 8। ठीक है, कितना होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर? 8। और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए? इन वैलेंस शेल इन केस ऑफ ऑक्सीजन आई एम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन। गेट इट? एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल 6 इलेक्ट्रॉन। यहां पर आप ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं शो करेंगे। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन आपने दिखा दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आपने इन दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से पास पास रखा है कि अगर आप ध्यान से देखते हैं कि तो दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे के दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और आपस में क्या बन जाते हैं? स्टेबल। स्टेबल क्यों हुए? क्योंकि कहीं ना कहीं इनके वैलेंस शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। गेट इट? Similarly, we are having the molecule of nitrogen. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 यहाँ पर दिखाए हैं, 5 यहाँ पर। अब इन दो एटम को पास पास इस तरीके से रखा जाएगा कि ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। गेट इट? अब देखिए, इस नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन तो खुद के थे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इस फर्स्ट नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के शेयर कर लिए। तो भाई ये बताइए 5 + 3 अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए। सिमिलरली अगर दूसरे नाइट्रोजन की बात करूं, इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 थे। इसने भी क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन पहले नाइट्रोजन के शेयर कर लिए। तो अब सेकंड नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में भी टोटल कितने बन गए? 8। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कोवलेंट बॉन्ड के केस में कि कोवलेंट बॉन्ड हमेशा कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? शेयरिंग होती है। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस तरीके से की जाती है कि बस कैसे भी करके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। गेट इट? अब देखिए, हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर हमारे पास कैसे बॉन्ड बनते हैं बच्चों? कोवलेंट बॉन्ड, लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, वाटर, HCl, C2H4, C2H2 एंड PHCl3। ओके, अब देखिए आपको कुछ एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने हैं। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट, 2 एटम के बीच में वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। और वो इलेक्ट्रॉन जो किसी दूसरे एटम के साथ शेयर नहीं होते उनको क्या बोला जाता है बच्चों? लोन पेयर। क्या बोलते हैं उनको? लोन पेयर। अब अगर आप ध्यान से देखें इस एग्जांपल को, 4th एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों, देखिए पहला नाइट्रोजन है, ये सेकेंड नाइट्रोजन है। ठीक है, अब आप इसके ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन देखो, ये 2 नाइट्रोजन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक नाइट्रोजन पर प्रेजेंट है ना? गेट इट? तो वो इलेक्ट्रॉन जो सिर्फ एक एटम पर प्रेजेंट होते हैं, जो दूसरे से जिनका कोई लिंक नहीं है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलते हैं? लोन पेयर। LP मीन्स लोन पेयर। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनेंगे, 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन भी ऐसे हैं जो एक दूसरे के एटम के साथ क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। पहले नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले के शेयर किए थे और दूसरे नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन पहले वाले के शेयर किए थे ताकि एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर जो 2 एटम के बीच में होते हैं और जिनको 2 एटम शेयर करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या बोला जाता है बच्चों? बॉन्ड पेयर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम बॉन्ड पेयर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई बॉन्ड पेयर जो होते हैं ना वो ही बॉन्ड बनाते हैं, लोन पेयर कभी बॉन्ड नहीं बनाते 2 एटम के बीच में। ये देखो, ये N2 का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो बॉन्ड बने हैं वो किसने बनाए हैं? बॉन्ड पेयर ने, लोन पेयर ने नहीं बनाए। और एक और बात ध्यान रखेंगे, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है? 2 से। तो 3 बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेंगे? 6। क्या यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है 2 नाइट्रोजन के बीच में? यस, रिमेंबर ऑलवेज दिस पॉइंट कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना बॉन्ड बनाएंगे? 1। गेट इट?
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या बताया है आपको, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर समझ में आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है लुईस स्ट्रक्चर। भाई लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने सब जगह पर यहाँ पर जितने भी एटम्स हैं ना सभी के अराउंड में डॉट 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 दिखाई हैं। ये डॉट क्या है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम किसी भी एटम के बाहर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं डॉट्स की फॉर्म में, तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, लुईस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, लुईस स्ट्रक्चर। और जब हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लाइनों से दिखाते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, कूपर स्ट्रक्चर। ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास अमोनिया है। फर्स्ट केस में मैंने डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के बीच में जस्ट इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, लुईस स्ट्रक्चर। पर सेकंड केस में मैंने डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड्स को बनाया है, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, कूपर स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, कुछ एक लिमिटेशन है। अगर हमारे पास ये जो कंसेप्ट है ना, लुईस लैंगमैन कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। अब तक हम क्या बात कर रहे थे, अब तक हम एक ही बात कह रहे थे कि कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और कैसे भी करके एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। पर हमारे पास कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है, जहां पर कुछ मॉलिक्यूल है वो बहुत ज्यादा स्टेबल हैं पर उनके वैलेंस शेल में या तो इलेक्ट्रॉन 8 से कम है या फिर 8 से ज्यादा है। जैसे सबसे पहले मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन की। भाई हाइड्रोजन, अगर H2 मॉलिक्यूल की बात करें तो H2 के केस में एक हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ना, और फिर भी स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल को तो फॉलो नहीं कर रहा ना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ना कुछ एक मॉलिक्यूल है लाइक PCl5SF6। ये जो 2 मॉलिक्यूल है या फिर इससे भी इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल है जहां पर जो सेंटर वाला एटम होता है ना, जैसे कि पहले मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस सेंटर मॉलिक्यूल है और SF6 में S सेंट्रल है। ऐसे एटम जहां पर सेंट्रल एटम जो है उसके अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके बावजूद भी वो मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं, ये भी एक्सेप्शंस है। नेक्स्ट पॉइंट है BeCl2BF3। ये ऐसे मॉलिक्यूल है जो कि बहुत स्टेबल है और नो डाउट कि इनके जो वैलेंस शेल है उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 से कम है, फिर भी स्टेबल है। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास तो बहुत सारे एक्सेप्शंस मिल गए ना ऑक्टेट रूल के अगेंस्ट। पहला रूल कौन देता है, हाइड्रोजन बता रहे कि डुप्लेट रूल होता है। और सेकंड क्या है, जो PCl5 है और SF6 है ये कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल है और इनके जो सेंट्रल एटम उसके पास 8 से ज्यादा है। BCl2BF3 इस केस में ये मॉलिक्यूल भी स्टेबल है, इनका जो सेंट्रल एटम है उसके अंदर 8 से कम है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं नोबल गैसेस की, ठीक है, जो नोबल गैसेस है भाई आप सभी को पता है नोबल गैसेस किस चीज के लिए फेमस है, नोबल गैसेस चीज के लिए फेमस है कि उनका जो वैलेंस शेल है वो भरा पड़ा है। ठीक है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कोई भी कमी नहीं है, बट इसके बावजूद भी नोबल गैसेस कंपाउंड बनाती हैं। ऐसा क्यों, ये सारे के सारे क्या है, एक्सेप्शंस है। किसके अगेंस्ट एक्सेप्शंस है, ऑक्टेट रूल के अगेंस्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास ये जो कंसेप्ट था लुईस लैंगमैन कंसेप्ट, ये हमें ये नहीं बता पाया कि जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है क्या उसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है, अगर होती भी है तो क्यों होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये जो लुईस लैंगमैन कंसेप्ट है ये नहीं बता पाया कि जो कुछ एक मॉलिक्यूल है लाइक NO2 इनके अंदर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कैसे बन गए बताओ, और ये स्टेबल भी होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स।